आज लेसन नंबर 2 में हम अध्ययन करेंगे परासरण तथा परासरण दाब का। परासरण तथा परासरण दाब समझने से पहले हम दैनिक जीवन में हम परासरण के कुछ उदाहरण समझते हैं। अंडा, इसके दो खोल होते हैं। एक बाह्य खोल होता है जो कि मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है तथा भीतरी खोल एक पारदर्शक अर्धपारगम झिल्ली के रूप में होता है। अंडे को तनु HCl में डालने के बाद उसका बाहरी खोल उतार जाता है तथा भीतरी खोल प्रभावित नहीं होता। अंडे में दो खोल होते हैं, एक होता है बाह्य खोल जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और भीतरी खोल जो होता है वो एक पारदर्शक अर्धपारगम झिल्ली के रूप में होता है। जिसे तनु HCl के द्वारा हम बाहरी खोल उतार देते हैं। अब बाहरी खोल उतारने के बाद एक अंडे को हम जल में डालते हैं और दूसरे अंडे को हम NaCl के संतृप्त विलयन में डालते हैं। तो हम कुछ घंटों बाद देखते हैं जो जल में अंडा डालते हैं वो फूल जाता है क्योंकि जल के अणु अंडे में चले जाते हैं और दूसरा जो अंडा है जो NaCl के विलयन में डाला है वो क्या हो जाता है, हमारा कुछ समय बाद वो सिकुड़ जाता है क्योंकि अंडे से जल के अणु हमारे कहाँ निकल जाते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं। परासरण की क्रिया में विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। ऐसी हम दूसरा उदाहरण का अध्ययन करते हैं। जब किशमिश को हम जल में रखते हैं तो वह फूल जाती है। तो परासरण की परिभाषा क्या होती है हमारी, जब विभिन्न सांद्रता वाले दो विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करते हैं तो विलायक के अणु कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर जाने लगते हैं। इसे हम परासरण कहते हैं। जब विभिन्न सांद्रता वाले दो विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली से अलग करते हैं तो विलायक के अणु कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर जाने लगते हैं। अधिक सांद्रण की ओर जाने लगते हैं। इसे परासरण कहते हैं। अब हमारा पढ़ेंगे हम क्या इसमें परासरण दाब। उससे पहले हम बताएं अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। अर्धपारगम झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें केवल विलायक के अणु जाते हैं, विलय के अणु बाहर नहीं जाते। मतलब अंदर को जो हमारे विलायक के अणु को तो वो आर पार निकलने देती है, विलय के अणु को रोक देती है। अर्धपारगम झिल्ली दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक होती है, एक कृत्रिम होती है। प्राकृतिक जैसे बकरे के मुतासे में होती है। अंडे की झिल्ली ये हमारी प्राकृतिक झिल्ली है और वैज्ञानिकों द्वारा जो बनाई गई है कॉपर फेरिसाइनाइड की हमारी बनाई गई है। अब पढ़ेंगे हम परासरण दाब। जैसे चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है, इसमें हमने एक पात्र लिया है। पात्र में हमने मध्य में एक अर्धपारगम झिल्ली ली है जो पात्र को दो भागों में बांट रही है। एक तरफ हमने विलयन भरा है और दूसरी तरफ हमने विलायक, जिसका लेवल दोनों का क्या है, आपस में बराबर है। हम देखते हैं कुछ देर बाद हम ये देखते हैं, चित्र नंबर 2 पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कुछ देर बाद विलयन का जो हमारा भाग है वो पिस्टन के ऊपर उसमें चढ़ने लगता है और दूसरा वाला जो भाग है हमारा वो नीचे घटने लगता है। ये परासरण की क्रिया के कारण होता है क्योंकि विलयन का जो सांद्रण है वो विलायक के सांद्रण से अधिक है, तो विलायक के अणु कम सांद्रण से
अधिक सांद्रण की ओर जाने लगते हैं तो वो विलयन की ओर जाने लगते हैं। विलयन पिस्टन में क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। परासरण की क्रिया रोकने के लिए दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण की क्रिया रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, अगली हेडिंग है समपरासरी विलयन। समान ताप पर जिन दो विलयनों का परासरण दाब समान होता है उसे समपरासरी विलयन कहते हैं। जैसे राल रुधिर कणिकाएं तथा 0.16 m नमक का विलयन समपरासरी होता है। समान ताप पर जिन दो विलयनों का परासरण दाब समान होता है समपरासरी विलयन कहलाता है। जैसे लाल रुधिर कोशिकाओं तथा 0.16 m नमक का विलयन समपरासरी होता है। अब अगली हेडिंग आती है हमारी अति परासरी तथा अल्प परासरी विलयन। तथा अल्प परासरी विलयन सामान्य ताप पर जिन दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन तथा जिसका कम होता है उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। समान ताप पर जिन दो विलयनों में से एक विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन तथा
तथा जिस विलयन का पराक्षण दाब कम होता है, जिस विलयन का पराक्षण दाब कम होता है उसे अल्पपराश्रयी विलयन कहते हैं। जिस विलयन का पराक्षण दाब कम होता है उसे अल्पपराश्रयी विलयन कहते हैं, अल्पपराश्रयी विलयन कहते हैं। अब आती है हमारा अगली हेडिंग, पराक्षण तथा विसरण में अंतर। पराक्षण तथा विसरण में अंतर, विसरण में अंतर। तो पराक्षण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। पराक्षण में विलायक के कण कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की हो जाते हैं, विसरण में विलायक तथा विलेय दोनों के कण विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होते हैं। ये हमारा अंतर होता है पराक्षण तथा विसरण में। पराक्षण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। पराक्षण में जो हमारे विलायक के कण हैं केवल एक ही दिशा में होते हैं, जबकि विसरण में विलायक और विलेय दोनों के कण विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होते हैं। पराक्षण में विलायक के कण कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर प्रवाहित होते हैं, विसरण में कणों का प्रवाह अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर होता है। नंबर 1, पराक्षण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। पराक्षण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। विसरण में पराक्षण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2, पराक्षण में विलायक के कण प्रवाहित होते हैं, विलायक के कण प्रवाहित होते हैं केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, केवल एक ही दिशा में, केवल एक ही दिशा में। विसरण में विलायक और विलेय के कण, विसरण में विलायक और विलेय के कण विलेय के कण विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होते हैं, विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होते हैं। होते हैं